हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 17 सितंबर 2024 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे। आज 17 सितंबर है और आज जो है भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इनका 74वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर उड़ीसा सरकार की एक सुभद्रा योजना शुरू की जा रही है। महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के रूप में एक योजना है, तो प्रधानमंत्री आज उसका उद्घाटन करेंगे। तो उसको समझेंगे कि सुभद्रा योजना क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या लाभ हैं, और कुछ राजनीतिक निहितार्थ भी होंगे जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा एक न्यूज़ है, ये इकोनॉमिक्स टाइम में आया था कि केंद्र सरकार जो है भारत में प्रिसाइज स्मार्ट खेती एग्रीकल्चर, या आप कह सकते हो कि सटीक स्मार्ट खेती करने के लिए 6000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। और इसको समझेंगे कि सटीक खेती क्या होती है, और ये जो सरकार करने वाली है ये हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में स्मार्ट खेती करने वाली है, तो उसको भी समझेंगे और उससे जुड़े जो कुछ पहलू होंगे उनको समझेंगे। तीसरा है, गांधीनगर आईआईटी के शोधकर्ताओं और अन्य लोगों ने एक अध्ययन किया है कि जलवायु परिवर्तन की जिस तरह की स्थिति है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, अगर इसी तरह की जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहा और उसमें उत्तर भारत में ख़ास तौर से जिस तरह की खेती पैटर्न को अपनाया जा रहा है, तो भूजल का काफ़ी नुकसान हो सकता है। और जो चावल की खेती हो रही है यहाँ पे, अगर उसकी जगह उसके विकल्प के रूप में कोई दूसरी खेती किया जाए तो भूजल को तो लाभ होगा ही होगा, किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। तो उसको हम पूरा समझेंगे और उसी पर भी आधारित 5 प्रश्नों को देखेंगे। देखिए महिलाएं पैसा ली हैं। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार की है। आज 17 सितंबर है। प्रधानमंत्री जी अपना 74वां जन्मदिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर उड़ीसा सरकार द्वारा सुभद्रा योजना को लॉन्च किया गया है। सुभद्रा योजना महिलाओं के लिए एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना है जो 21 से 60 साल की महिलाओं के लिए, उसमें कुछ पात्र महिलाएं ही होंगी, यानी कुछ क्राइटेरिया ज़रूर तय किया गया है। ये 5 साल के लिए योजना है। हर साल जो है महिलाओं को 2 बार में रक्षाबंधन और महिला दिवस के अवसर पे 5-5 हज़ार रुपये डायरेक्ट उनके खाते में दिए जाएंगे। और सरकार का मानना है कि इसके तहत जो है महिलाओं के जीवन में और महिलाओं के नेतृत्व में राज्य स्तर पे, उड़ीसा में राज्य स्तर पे विकास को लाया जा सकता है, जो भारत सरकार का दृष्टिकोण है। उसी को उड़ीसा सरकार भी, क्योंकि उड़ीसा में भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वो वहाँ पे लाना चाहती है। हालांकि इसी तरह की एक चुनावी वादा जो है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान किया था, जिसका उसको काफ़ी सफलता मिली थी। तो ये उसी को उससे भी जोड़ कर देख सकते हो, और योजना भी है। ठीक है, चलिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का 74वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी जो है उड़ीसा सरकार के सुभद्रा योजना को लॉन्च करेंगे। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की उम्र की जो महिलाएं हैं, जो पात्र महिलाएं हैं, सभी को नहीं, 21 से 60 वर्ष की जो पात्र महिलाएं हैं उनको प्रतिवर्ष 10,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। और ये जो हस्तांतरित है, ये जो चीज़ें हैं उसको ज़रा समझें कि सुभद्रा योजना क्या है। तो सुभद्रा योजना देवी सुभद्रा के नाम पर पड़ा है। अगर आप लोग उड़ीसा को समझें तो उड़ीसा के राज्य में वहाँ के सबसे प्रमुख देवता हैं जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ पुरी में रहते हैं। और लॉर्ड जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ रहते हैं। ठीक है, हमेशा ये उनके साथ इनकी ट्रिनिटी रहती है, जो है जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र। तो जो उनकी जगन्नाथ की बहन है सुभद्रा, उन्हीं के नाम पे उड़ीसा सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई है। ये योजना जो है इसमें 2028 से 29 तक, यानी 24-25 से लेके 28-29 तक, ये 5 साल के लिए है। और इसमें अनुमान है कि राज्य भर में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा और सालाना 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता उन्हें प्रदान की जाएगी। इस प्रकार देखा जाए तो एक पात्र महिला लाभार्थी को 5 साल में 50,000 रुपये मिलेंगे। और ये जो पैसा दिया जाएगा 2 पार्ट में दिया जाएगा। राखी पूर्णिमा या रक्षाबंधन पे, जो कि अगस्त में पड़ता है, कभी टाइम चेंज होता रहता है, लेकिन उस पर दिया जाएगा 5,000। और 5,000 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या 8 मार्च को। ये 2 पार्ट में जो है 5-5 हज़ार रुपये जो है प्रत्येक पात्र महिला जो 21 से 60 साल की होंगी उनको दिया जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट
ट्रांसफर के रूप में। देखिए ये योजना कैसे काम करेगा। इस योजना के तहत पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में दिया जाएगा और एक इसमें जो होगा वो आधार इनेबल्ड खाता होगा, यानी जो जनधन आधार मोबाइल वाली जो ट्रिनिटी है जिसके तहत सरकार बेसिकली वो अपना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र शुरू करती है, तो उसके तहत जो भी खाता धारक हैं वो सिंगल होना, ज्वाइंट नहीं, सिंगल होल्डर खाता धारक हो और आधार इनेबल्ड हो, KYC उसका हुआ हो, ऐसे खाता धारक में इसमें पैसा जाएगा और उसको महिलाओं के लिए अलग से सुभद्रा डेबिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। साथ ही में इसमें पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में जो महिलाओं द्वारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा किया जाएगा, ऐसे 100 लाभार्थियों को 500 रुपये एक्स्ट्रा भी इसमें देने की बात की गई है। इस योजना में चूंकि पात्र लाभार्थियों की बात की गई है, सभी महिलाओं के लिए नहीं है, 21 से 60 साल उम्र है और पात्र लाभार्थी। पात्र कौन है? ऐसी महिलाएं जो संपन्न हैं, जो आयकर दाता है, उनको इसमें से बाहर किया गया है, या सरकारी कर्मचारी हैं वो भी इसमें से बाहर है, या ऐसी महिला जो किसी अन्य सरकारी योजना के तहत 1500 रुपये महीना या 18,000 रुपये तक प्राप्त करती हैं, उन्हें भी इस योजना से बाहर रखा गया है। यानी कि अगर कोई महिला किसी सरकारी योजना से 18,000 रुपये साल का या 1500 रुपये महीना पा रही है तो वो योजना से बाहर होगी। कोई सरकारी कर्मचारी है तो बाहर होगी, आयकर दाता है तो बाहर होगी, संपन्न होगी तो बाहर होगी। यानी जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं उन्हीं को इस तरह से सरकार द्वारा ये देने की योजना है। इस योजना के वित्त पोषण के लेकर देखा जाए तो 2024-25 से लेकर 2028-29 तक 5 सालों में 55,825 करोड़ रुपए की इस पे व्यय आएगा। 2024-25 के लिए 10,000 करोड़ रुपए सरकार ने बजट में अलग से इसके लिए प्रावधान कर दिया है और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है, उड़ीसा के वित्त विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इसको लेकर बजट की कोई कांस्टेंट नहीं आएगी, क्योंकि सरकार का इस पे पूरा ध्यान है। अब अगर हम इस योजना के लाभ को देखें कि इससे क्या संभावित लाभ हो सकते हैं, तो कई बार क्या होता है कि एक बात कही गई है कि अगर कोई पैसा आप किसी व्यक्ति को देते हैं, किसी पुरुष को देते हैं, पुरुष कोई पैसा कमाता है तो वो ज़्यादातर हिस्सा वो अपने ऊपर खर्च करता है, लेकिन अगर कोई महिला के जेब में पैसा जाता है, महिला के पास पैसा जाता है, तो उस पैसे का अधिकांश हिस्सा वो अपने बच्चे और अपने परिवार पे खर्च करती है। इसी दृष्टिकोण को लेकर सरकार ने, जब से वर्तमान मोदी सरकार बनी है 2014 से, तब से उनका दृष्टिकोण ये रहा है कि वो महिलाओं को केंद्र में रख के विकास के आधार को वो ले जाना चाहते हैं। इसलिए जनधन योजना से लेके जो भी बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार की है। वर्तमान में उड़ीसा में भाजपा सरकार बनी है और भाजपा सरकार भी केंद्र सरकार के ही नीतियों की तरफ वो अपना चल रही है। और वहाँ पे भी जैसे विभिन्न अर्थशास्त्री कहते हैं कि अगर सरकार 1 रुपये खर्च करता है तो वो समाज पे ओवरऑल 5 रुपये का प्रभाव दिखता है। अगर सोशल सेक्टर में खर्च करता है करीब 6 से 7 रुपये, महिलाओं पे थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है। ऐसे में अगर सरकार हर साल 10,000 रुपये किसी महिला को दे रही है तो एक तरह से देखा जाए तो समाज पे वो 50,000 रुपये वो उसका खर्चा आएगा। मतलब उसको 50,000 रुपये अगर 5 साल में सरकार दे रही है तो ओवरऑल वो एक गुणक प्रभाव जो है 5 गुना, आप मान लीजिए कि 2.5 लाख रुपए 5 साल पे एक महिला के जीवन पर प्रभाव दिखाई देगा। वो होता है प्रभाव, जैसे कि महिला पैसा लाएगी तो वो उसको हो सकता है कहीं किसी बच्चे की पढ़ाई में देना हो, किसी स्वास्थ्य में बीमार हो उसका इलाज कर सकती है, उस पैसे से कोई रोजगार कर सकती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में दे सकती है। तो इस तरह से कई सारे गुणक प्रभाव होते हैं जिसके कारण वो अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लाइंग इफेक्ट आता है। और सरकार की योजना है कि 55,000 करोड़ चूँकि 5 साल में खर्च किए जाएंगे, तो इस तरह से टोटल लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का लाभ होगा। और यह देखिए कह रहा है, सरकार कह रही है कि यह योजना वित्तीय सहायता से कहीं अधिक का प्रतीक है। यह महिलाओं के लिए समाज में अपनी सही भूमिका निभाने और देश की उन्नति में योगदान देने के लिए एक परिवर्तनकारी अवसर का प्रतिनिधित्व करने में ये उन्हें सक्षम बनाती है और ये महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देगी। और परिवार का, चूँकि कहा भी जाता है कि महिला जब पैसा पाती है तो उसका अधिकांश हिस्सा वो अपने बच्चों और अपने परिवार पर ही खर्च करती है। इसलिए इसके जो सरकार की योजना है उसका लाभ सिर्फ महिलाओं को ही नहीं मिलेगा, महिलाओं के जरिए परिवार और ख़ासतौर से बच्चों आदि को भी मिलेगा। इसका जो राजनीतिक संदर्भ के रूप में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि भाजपा की जो उड़ीसा में सरकार बनी है वो 24 साल से एक सरकार चली आ रही थी बीजू जनता दल की।
उनके जो है सरकार को हटा के बनी है। और इस चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा वहाँ के राज्य विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हुआ था, जिसमें लोकसभा में 21 में से 20 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है और राज्यसभा में भी वहाँ पे एक अच्छे बहुमत से सरकार बनी है। जो 24 साल तक बीजू जनता दल की सरकार थी, उसमें माना जाता था कि महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उन्होंने एक मिशन शक्ति 2001 से चला रखा था, जिसके तहत 6 लाख महिला स्वयं सहायता समूह में लगभग 70 लाख महिला सदस्य थी और ये बीजू जनता दल के प्रमुख वोटर थे। इन्हीं महिलाओं को आकर्षित करने को लेके जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि वो जब सरकार में आएंगे तो 50,000 रुपये जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र महिलाओं को करेंगे वाउचर के रूप में। और 12 जून को सरकार बनती है और 2 घंटे के अंदर ही सरकार इस पर फैसला ले लेती है। तो ये राजनीतिक संदर्भ हुआ। आइए चलिए हम अगला देखते हैं। अगला है केंद्र सरकार द्वारा जो है स्मार्ट खेती को बढ़ावा देने के लिए, सटीक खेती को बढ़ावा देने के लिए 6,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना है। हालांकि ये योजना अभी घोषित नहीं है, लेकिन सूत्रों के जरिए ही है। इसमें हम देखा जाए तो सरकार ये ध्यान दे रही है कि सटीक खेती या प्रिसाइज एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए। सटीक खेती में ये ध्यान दिया जाता है कि फसलों को जब जो चीज़ चाहिए तब वो चीज़ मिले और उतनी ही मात्रा में मिले जितनी उन्हें चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो इनपुट की कास्ट कम हो जाती है, दूसरे फसल की गुणवत्ता बढ़ जाती है, फसल का उत्पादन बढ़ जाता है कि जब उन्हें जो चीज़ चाहिए मिल जाता है, और तीसरे अपव्यय के कारण जो पर्यावरण का, खासतौर से उर्वरक आदि, पानी आदि के विनाश से जो पर्यावरण की क्षति होती है वो बच जाता है। और भारत जैसे विकासशील देशों में जो छोटे किसान हैं उनके लिए अगर सही ढंग से प्रिसाइज खेती या सटीक खेती को अपनाया दिया जाए तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। और इसमें सरकार का मेन बल है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर्स और बहुत सारे कह सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि का प्रयोग करके कृषि में स्मार्ट तकनीकी को बढ़ावा देना है। और सरकार इसके लिए शुरुआत बागवानी के क्षेत्र में करना चाहती है, क्योंकि उसमें जो है सटीक खेती को अपनाया जाना ज़्यादा अनुकूल होता है। इसमें कुछ देशों से, जैसे इजराइल से, नीदरलैंड, जहाँ पे इस तरह की खेती प्रचलन में है, वहाँ से वो सहयोग भी कर रही है। तो आइए चलिए चर्चा में देखते हैं क्यों है। तो देखिए, केंद्र सरकार सटीक खेती को बढ़ावा देने के लिए 6,000 करोड़ रुपए निर्धारित करने पर विचार कर रही है। और यह एक आधुनिक दृष्टिकोण है जिसमें इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स यानी जो वस्तुओं को आपस में जोड़ने की बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और डेटा एनालिटिक्स जैसे स्मार्ट तकनीक का उपयोग करके संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि पर्यावरणीय प्रभाव को कम से कम किया जाता है कि पर्यावरण को प्रभाव कम से कम हो। अगर देखें कि क्या होती है सटीक खेती, तो सटीक खेती उत्पादन बढ़ाने का एक पहला है और साथ इस उत्पादन बढ़ाने के दौरान इनपुट को कम करने, पर्यावरण की रक्षा करने, सही समय पर, सही जगह पर, सही मात्रा में उर्वरक, कीटनाशक, पानी आदि लगाने की व्यवस्था है। जैसे देखिए, होता क्या है कि कहावत है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, कृषि के सूखने पर वर्षा भी हो जाए तो क्या है। कृषि एक, जैसे जो पौधे होते हैं ना, उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि पौधे कैसे विकास करते हैं। जैसे जब उन्हें जितना पानी की ज़रूरत है उससे अगर ज़्यादा पानी दे देंगे तो भी वो फसल आपका नुकसान करने लगता है। उन्हें जितना भोजन की या उर्वरक की ज़रूरत है उससे ज़्यादा दे देंगे तो भी वो फसलों को भी नुकसान करता है, और नहीं तो पर्यावरण अनावश्यक आपके खर्च को बढ़ाता है और पर्यावरण प्रदूषण को तो बढ़ावा होता है। कैसे, जैसे देखिए, खुद को देख लीजिए कि हमें 2 रोटी की भूख है और हमें 4 रोटी खिलाया जाए या 1 रोटी खिलाया जाए, या दिन भर में हमें कई बार भूख लगती है और एक ही बार जो है हम दिन भर में 10 रोटी खाते हैं, तो एक ही बार 10 रोटी दे दो कि भाई ले, अब 4 दिन का 40 रोटी मिल गया है, तू खा ले और फिर 4 दिन तक रहे, तो फिर वो उस तरह से संभव नहीं हो पाता है। और एक व्यवस्था है कि भाई जब जितना जिसको ज़रूरत होगी उतना उतना तब उसे दिया जाएगा, तो कम संसाधन में बेहतर गुणवत्ता आती है। यही चीज़ें कृषि में भी, पौधों के संदर्भ में भी होती है। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो सारे पौधों के लिए ये है, लेकिन चूंकि बड़े पैमाने पे जो कृषि की जाती है, जैसे अनाज की, दलहन की, गेहूँ आदि की, उसमें चूंकि पौधे बहुत ज़्यादा रहते हैं तो उसमें उतना प्रिसाइज नहीं हो पाता है। लेकिन फलों की खेती, सब्जी की खेती, इन सब में
प्रिसाइस या सटीक खेती किया जा सकता है कि फसलों को जब जितना चाहिए उसको तब उतना मिलना चाहिए। इसमें तकनीक के आने से और भी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाने लगा, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ड्रिप इरिगेशन है, उसमें भी सेंसर वाली प्रणाली है। ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं फसलों में सटीक कृषि में सटीक खेती को अपनाने में बल दे रही है। और इसका मेन उद्देश्य बस वही है कि फसल और कृषि जलवायु स्थितियों के अनुसार कृषि इनपुट और प्रथाओं को मेल कराना है। अगर हम देखें कि स्मार्ट सटीक बागवानी कार्यक्रम जो सरकार लाना चाह रही है सटीक खेती के रूप में, जिसको लेकर हमारा यह है, तो देखिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय जो है मौजूदा एकीकृत बागवानी विकास मिशन है, बागवानी के लिए है। इसके तहत एक स्मार्ट सटीक बागवानी कार्यक्रम की योजना बना रही है। योजना 2024-25 से लेकर 28-29 तक 5 साल के लिए चलेगी और 15,000 एकड़ भूमि को ये कवर करने का इसका प्लान है। और इसमें अनुमानतः 60,000 किसानों को इससे लाभ मिलने की जो है उम्मीद है। और इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च आएगा, जैसे एक सरकार की योजना है कृषि अवसंरचना कोष, ये कोविड-19 के दौरान ही चल रहा है। इसमें स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए भी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वित्त पोषण संभव होता है, जिसके तहत किसान व्यक्तिगत रूप से या किसान उत्पादक संगठन हो, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या अन्य किसान समुदाय हो, वह इन तरह के तकनीकी पद्धतियों और समाधानों के लिए ऋण ले सकता है, जिस पे सरकार द्वारा 3% की ब्याज छूट दी जाती है। वैसे भी कृषि ऋण बहुत सस्ता होता है, उसमें भी 3% सरकार अपने तरफ से छूट देती है ताकि इसको किसानों द्वारा लाया जा सके। और ये जो पद्धतियाँ होती हैं इसमें ऑटोमेशन है, ड्रोन है, सेंसर लगाना है, ब्लॉकचेन और AI का उपयोग करना है, रिमोट सेंसिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग आदि का उपयोग जो है कृषि के लिए इसके तहत फाइनेंसिंग की जा सकती है। भारत सरकार सटीक खेती और बागवानी वाले जो को बढ़ावा देने के लिए न्यूजीलैंड और इजराइल के सहयोग से भी एक उत्कृष्टता केंद्र या सेंटर ऑफ एक्सलेंस को भी स्थापन करने पर विचार कर रही है, क्योंकि नीदरलैंड और इजराइल में उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से तकनीकी आधारित आधुनिक कृषि समाधान का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे में वहाँ से सरकार लेकर उत्कृष्टता केंद्र क्या होते हैं कि ऐसे छोटे छोटे केंद्र होंगे जहाँ पे विशेष तकनीक या तकनीक के आधार पे विशेष तरह से उत्पादन किया जाता होगा, उससे हमें सीखने को मिलता है। और सरकार ऐसे ही 5 वर्ष में सरकार की योजना है कि कम से कम 100 उत्कृष्टता केंद्र हम स्थापित करेंगे। हालांकि 12 राज्यों में सरकार द्वारा 32 उत्कृष्टता केंद्र पहले ही इंडो इजराइल सहयोग से स्थापित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त कई सारे सरकार में 22 सटीक खेती विकास केंद्र भी हैं, जिनको तकनीकी जो है परीक्षण आदि करने के लिए लाए गए हैं। तो ये सारी योजना जो है सरकार की है, जिसके तहत सरकार सटीक खेती को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। ठीक है, अगला एक अध्ययन है। अध्ययन ये है कि यह इकोनॉमिक्स टाइप में ये भी अध्ययन था कि गुजरात में स्थित जो है गांधीनगर का जो गांधीनगर IIT है, उसके शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन किया कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में, खासतौर से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे अगर हम जो चावल की खेती होती है उसके कारण भूजल का काफ़ी नुकसान होता है, खासतौर से 2020 से लेकर 2022 तक के। और अगर हम चावल की खेती को प्रतिस्थापित करके दूसरे फसलों को उपजाएं तो न केवल किसानों की आय भी बढ़ेगी, वनस्पति जो है भूजल का भी संरक्षण किया जा सकता है। और ख़ास तौर से ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो पेरिस रिपोर्ट या IPCC की जो रिपोर्ट बताती है वो आगे आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन और अधिक तापमान की बात करती है, जिसके कारण भूजल का संकट और बढ़ सकता है। तो आइए इसी को समझेंगे। छोटा सा ही है न्यूज की परिचय के रूप में देखा जाए तो एक अध्ययन जिसमें पाया गया कि चावल की खेती वाले 40% क्षेत्र को अन्य फसलों में बदलने से उत्तर भारत में वर्ष 2000 से अब तक खोए गए जल का 60 से 100 क्यूबिक किलोमीटर जो है भूजल को पुनः प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। यानी कि जितना हमने खोया है उसमें से 60 से 100 क्यूबिक किलोमीटर जो है जल भंडारण बचाया जा सकता है अगर केवल 40% जो चावल की खेती है एग्जिस्टिंग, उसको प्रतिस्थापित कर दिया जाए।
ये अध्ययन कौन कर रहा है? प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर और गुजरात के अन्य शोधकर्ता थे, इनकी टीम है। और इनका कहना है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ना जारी रहा तो वर्तमान फसल पद्धति जिसमें चावल का प्रभुत्व है, सिंचाई के लिए भूजल पर बहुत अधिक निर्भर करता है, के कारण लगभग 13 से 43 क्यूबिक किलोमीटर भूजल का नुकसान हो सकता है, इसमें अतिरिक्त हो सकता है। ऐसे में इसे बदलने की ज़रूरत है। इस अध्ययन के क्या निष्कर्ष हैं, इसको अगर देखें तो देखिए, शोधकर्ताओं के अनुसार मौजूदा फसल प्रवृत्तियों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग के तहत अनुमानित लंबे समय तक सूखे की अवधि के दौरान भूजल को बचाने के लिए फसलों को बदलने के लाभ अधिक है। अध्ययन के अनुसार भूजल स्थिरता और किसानों की लाभप्रदता दोनों है, केवल भूजल ही नहीं बचा रहा है, किसानों को लाभ भी हो रहा है। इसको सुनिश्चित करने के लिए फसल पैटर्न में बदलाव काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, खासकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। हालांकि इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि झारखंड, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे राज्य जहाँ की रिचार्ज होने में टाइम लगता है, वहाँ के लिए ये बहुत उपयोगी नहीं है। लेकिन जिन राज्यों में जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे उत्तर भारत के राज्यों में जहाँ पे भूजल बड़े तेज़ी से घट रहा है, वहाँ पे ये असरकार हो सकता है। क्या कह रहा है रिपोर्ट कि पहले के अनुमान ये बता रहे हैं कि उत्तर रिपोर्ट ही में ही बता रहा है कि जो पहले अनुमान हुए हैं उसमें उत्तर भारत में फसल के रुझानों के परिणाम स्वरूप 2002 से लेकर 2022 यानी टोटल 20 साल में लगभग 300 क्यूबिक किलोमीटर भूजल नष्ट हो गया है। और यहाँ पे 80% खेती योग्य क्षेत्र में चावल की खेती होती है। यानी ये जो नष्ट हुआ है इसमें से ज़्यादातर के लिए जिम्मेदार क्या है? चावल की खेती है। और शोधकर्ताओं का कहना है कि पंजाब और गंगा बेसिन के कुछ हिस्सों में दुनिया में भूजल की कमी की सबसे तेज़ दर है और इसे भूजल के डार्क जोन के हॉट स्पॉट के रूप में पंजाब और गंगा बेसिन को माना जा रहा है, जिसमें कहीं न कहीं भूमिका जो है चावल की खेती को माना जा रहा है। अब इसमें ये निष्कर्ष पे जो पहुँचे हैं, फसल पैटर्न के बदलाव से भूजल को भी बचाया जा सकता है और किसानों की आय भी बढ़ सकती है। ये कैसे पहुँचे हैं? तो इन्होंने दो जो है परिदृश्य लिया है, या जो दो सिनारियो लिया है। एक में इसने चावल उगाने वाले क्षेत्र में 5% की कमी करी है, सिर्फ 5% की, और दूसरे में चावल उगाने वाले क्षेत्र के अतिरिक्त 37% हिस्से, यानी जो 5% की कमी की थी वो तो की थी, 37% और जो क्षेत्र था उसमें अनाज, दाल और तिलहन, यानी 5% चावल को तो घटाया और साथ ही में यानी जितना चावल खेती किया जाता था उसमें से 42% हिस्से पे उन्होंने अनाज, दाल और तिलहन में उसे बदल दिया। अब इसके बाद जो है परिणाम जो है वो निकाला गया, तो देखा गया कि चावल उगाने वाले क्षेत्र में कुल 42% की जो इसमें कमी हुई थी, उसका जो परिणाम आया उसमें पाया कि पहले परिदृश्य में, यानी जो पहला सिनेरियो था जिसमें चावल की क्षेत्र में 5% की कमी की गई थी, उसमें 45 क्यूबिक किलोमीटर भूजल बचाया गया। और ये इतना है कि जो भारत का सबसे बड़ा रिजर्वायर है इंदिरा गांधी, उसका कई गुना ज़्यादा तो ये भूजल बच सकता है सिर्फ 5% चावल की खेती में कटौती करके। और दूसरा परिदृश्य में देखा गया तो 91 क्यूबिक किलोमीटर भूजल बचाया गया। तो सोचिए कि कितना ज़्यादा बचाया जा सकता है। साथ ही में किसानों में भी पहले परिदृश्य में भी अगर ढंग से खेती की जाए तो 13.5% की वृद्धि हुई, हालांकि चावल के उत्पादन में कोई कमी नहीं की गई। दूसरे परिदृश्य में लेखकों ने पाया कि मुनाफे में, यानी जो किसान हैं उनके मुनाफे में 86% की वृद्धि हुई। हालांकि चावल का उत्पादन घटा, 45% घटा, लेकिन किसानों के मुनाफे में 86% की वृद्धि हो गई जब 42% क्षेत्रफल में चावल की जगह अनाज, दलहन या तिलहन का उत्पादन किया गया। तो न केवल भूजल बचा बल्कि भूजल के साथ साथ किसानों की आय भी बढ़ी, हालांकि चावल का उत्पादन घटा। अब हमें ये देखना है कि जैसे इन लोगों ने देखा तो इन्होंने कहा कि भारत में, उत्तर भारत में, उन्होंने जैसे ये कहा कि पंजाब में या उत्तर प्रदेश में अनाज की जगह किया जा सकता है, दलहन किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के लिए तिलहन का सुझाव दिया कि इनको चावल के विकल्प के, चावल के सभी नहीं, उसमें से कुछ क्षेत्र जो है इनके तरफ जाने से न केवल भूजल का लाभ होगा बल्कि
किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। देखिए, ये सरकार और बहुत सारे रिपोर्ट पहले से ये बातें कह रहे हैं। ये एक अनुभव तथ्य अध्ययन था, हालिया अध्ययन था, तो इसको भी पढ़ा देना हमने जरूरी समझा। आइए चलिए प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, चर्चा में रहे ओडिशा सरकार की सुभद्रा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के तहत उड़ीसा में 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की सभी महिलाओं को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। सभी नहीं है, 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को, ठीक है। इसलिए ये पहला आंसर गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है, इस योजना का नाम देवी सुभद्रा के नाम पर रखा गया, जो उड़ीसा के इष्ट देव भगवान जगन्नाथ की छोटी बहन है। तो ये तो सिंपल है, तो इसलिए इसका आंसर जो है केवल बी जो है दूसरा आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, उड़ीसा सरकार की सुभद्रा योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 17 सितंबर को किया जा रहा है। यह योजना का क्रियान्वयन उड़ीसा में कितने समय के लिए किया जाएगा? अगले 10 वर्षों, अगले 7 वर्षों, अगले 5 वर्षों के लिए? अभी समय निर्धारित नहीं है, नहीं निर्धारित है, अगले 5 वर्षों के लिए है, 2829 तक के लिए है। तीसरा है, हाल ही में केंद्र सरकार सटीक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक योजना संचालित करने वाली है। ऐसे में सटीक खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सटीक खेती का उद्देश्य फसल और कृषि जलवायु स्थितियों के अनुसार कृषि इनपुट और प्रथाओं का मिलान करना है, ताकि उनके अनुप्रयोगों की सटीकता में सुधार हो सके, ठीक है। हालांकि भारत में छोटे किसानों के मामले में सटीक खेती से कोई बहुत महत्वपूर्ण लाभ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक्चुअल में लाया ही इसीलिए जा रहा है कि छोटे बागवानी फसलों में जो छोटे किसान हैं उनके इनपुट को बचाया जा सके, उनको इनपुट को कम किया जा सके, उनके जो है रिस्क को घटाया जा सके। तो ऐसा दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, पहला है, इसलिए आंसर इसका ए होगा। चौथा है, केंद्रीय कृषि मंत्रालय मौजूदा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत एक स्मार्ट सटीक बागवानी कार्यक्रम की योजना बना रहा है। इस योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह योजना 2024-25 से शुरू होकर अगले 3 वर्षों के लिए लाई जाएगी। नहीं, ये 3 नहीं है, 5 साल के लिए लाई गई है, 28 से 29, तो ये गलत है। दूसरा है, इसके तहत 60,000 एकड़ भूमि को कवर किया जाएगा। 60,000 एकड़ नहीं, 15,000 एकड़ भूमि को कवर किया जाएगा। इसके तहत इससे लगभग 6 लाख किसानों को लाभ मिलने की, 6 लाख नहीं 60,000 किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। तो ये तीनों गलत है। चौथा अपने आप वैसे भी सही हो जाता, लेकिन है, कृषि अवसंरचना कोष में स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए प्रावधान है, तो पहले से ही चले आ रहे हैं, तो ये आंसर सही है। अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर गुजरात के शोधकर्ताओं ने वर्तमान फसल पद्धतियों और भूजल दोहन को लेकर एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मौजूदा फसल प्रवृत्तियों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग के तहत अनुमानित लंबे समय तक सूखे की अवधि के दौरान भूजल को बचाने में फसलों को बदलने का लाभ अधिक है, ठीक है, सिंपल है। भूजल स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए फसल पैटर्न बदलना काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है। कई बार जानते हैं बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि आप डर जाओ, पढ़ो मत, जबकि उसको पढ़ोगे ढंग से तो वो चीज़ें सिंपल ही लगती हैं। तो ये बड़े प्रश्न इसीलिए होते हैं कि देख के आदमी घबरा जाए, ऐसा नहीं है, पढ़ना चाहिए, और वो ध्यान से पढ़ेंगे तो चीज़ें सिंपल ही निकलती हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आपके आंसर कुछ और अलग लग रहे हैं, हालांकि लगने नहीं चाहिए, लेकिन लग रहे हैं, तो आप उसको भी हमसे कमेंट से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।